हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो देखो, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है आपके फर्स्ट ग्रेड की, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, तो ये साथी जो है आपके, जो टीचिंग लाइन के आपके तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में उनको मिलेगा क्या, क्यों जुड़े? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमारे चैनल पर बेहतरीन कंटेंट, आरपीएससी के 80+ पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला, जिसकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। ठीक है, 80+ पेपर अगर आप हल कर लेते हो तो आपकी राजस्थान जीके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए, उनके भी 100+ पेपर बिल्कुल हल करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, अगर आप 180 पेपर हल कर लेते हो तो आपका राजस्थान जीके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं कहता हूँ मेरे चैनल से जुड़ो और वाकई में आप मेरा कंटेंट देखो कि ये जो मेहनत करता हूँ मैं बड़ी प्योरिटी के साथ। और दूसरा जो है कि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वाकई में आपको थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जो करनी पड़ेगी वो सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी के मार्गदर्शन के अगर आप मेहनत करते हो तो वाकई में जो आपकी सफलता के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वाकई में देखो, आपको नौकरी लगना ही है तो मैं कहता हूँ मेरे चैनल से जुड़े आप। बेहतरीन कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा, और जिससे कि निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, और आज देख लेते, आज भी अपन स्कूल लेक्चरर का जो ग्रुप बी का जो पेपर है उसको हल करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसमें देखो 75 के 75 क्वेश्चन अपन हल करेंगे। राजस्थान जीके और इंडिया जीके विस्तृत व्याख्या के साथ, बाकी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के मैं सीधे ही आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 3 की पावर 2x - 10 इंटू 81 की पावर 2x - 3 इक्वल 1/9 हो तो x का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ x इज़। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ये राजस्थान इंडिया जीके का सवाल है आपका। ठीक है, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? ये जो कथन था आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल का था। किसका था भाई? ये जो कथन था आपका अबुल फजल का कथन था, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो, अबुल फजल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जो कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। तो देखो, मैं अकबर के अगर 9 रत्नों की बात कर लूँ तो देखो, एक तो आपके बिरबल, बिल्कुल आपको याद रखना, एक तो बिरबल हो जाएंगे, एक मियाँ तानसेन आपके, एक अबुल फजल, एक आपका फैज़ी, एक आपका राजा मान सिंह, एक आपका राजा टोडरमल, एक आपका मुल्ला दो प्याजा, एक आपका अब्दुल रहीम खान खाना, एक आपका हकीम हुकाम। तो ये आपके जो 9 रत्न हैं ये बिल्कुल अकबर के दरबार में रहते थे। वापस से एक बार बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले राजा बिरबल, उसके बाद आपका तानसेन, फिर आपका अबुल फजल, फिर आपका फैज़ी, फिर आपका राजा मान सिंह, फिर मैं बात कर लूँ तो राजा टोडरमल, फिर मुल्ला दो प्याजा, फिर हकीम हुकाम, और फिर अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो 9 रत्न है ये मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार के अंदर रहते थे, बिल्कुल आपको याद रखना। मुग़ल बादशाह अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था, बिल्कुल आपको याद रखना। 1556 से लेकर 1605 तक था। 1556 पर गद्दी पर आसीन हुए तो 1605 तक इनका था। इनके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ गाइस, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, और इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, एक तो आपका अकबरनामा, दूसरा आयन अकबरी। और दूसरा, अबुल फजल ने अकबर के काल को कलमबद्ध भी किया था, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा फैज़ी जो कि अबुल फजल का भाई था, वह फ़ारसी में कविता लिखता था। कौन से? फ़ारसी के अंदर। और राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित के शिक्षक पद पर भी नियुक्त किया था, बिल्कुल आपको याद रखना। मियाँ तानसेन जो था वह अकबर के दरबार में गायक था, वह कविता भी लिखा करता था। इसके अलावा राजा बिरबल दरबार का विदूषक, क्या था? विदूषक था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अकबर का सलाहकार भी था। और राजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। राजा मान सिंह आमेर, कच्छा और राजपूत राजा थे, वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। और अब्दुल रहीम खान खान एक कवि और अकबर के संरक्षक यानी बेरम खान के बेटे थे। हकीम हुक्काम जो कि अकबर के सलाहकार थे। मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के आपके सलाहकार थे। तो ये जो 9 रत्न है ये अकबर के दरबार में सुशोभित होते थे।
इसके अलावा देखो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये मुग़ल बादशाहों के जो मकबरे हैं आपको एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, शाहजहाँ का जो मकबरा बना, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का बना हुआ आगरा के अंदर, बाबर का बना हुआ आपका काबुल के अंदर, अकबर का बना हुआ आपका सिकंदरा के अंदर, हुमायूं का बना हुआ आपका दिल्ली के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शेर शाह का आपका सासाराम में बना हुआ, औरंगज़ेब का आपका दौलताबाद में बना हुआ, जहांगीर का आपका लाहौर में बना हुआ, और बहादुर शाह जफर का आपका रंगून में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? रंगून के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं। शाहजहाँ का आगरा के अंदर बना हुआ आपका, बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, हुमायूं का दिल्ली के अंदर, शेर शाह का सासाराम के अंदर, औरंगज़ेब का दौलताबाद में, जहांगीर का लाहौर में बना हुआ, बहादुर शाह जफर के जो मकबरा बना हुआ वो रंगून के अंदर बना हुआ। कहाँ बना हुआ? रंगून के अंदर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो देखो, इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला, वृहत राजस्थान का जो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल। और उस समय मुख्यमंत्री ना बनाया था, उस समय जो बनाया था वो प्रधानमंत्री बनते थे। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री बनते थे। फिर 1949 के अंदर ही हीरेलाल शास्त्री को पहले प्रधानमंत्री बनाया, फिर आपका मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, मनोनीत। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, इसके अलावा मैं अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो ये आपका चौथा चरण है। चौथा चरण का जो नाम था आपको याद रखना, वृहत राजस्थान था। ठीक है, इसके अंदर चौथे चरण के अंदर जो रियासतों का विलय हुआ था वो बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो संयुक्त राजस्थान के साथ आपकी 4 रियासतें मिली थी। कौन सी? जय, 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 बी। सर ये जय क्या? जयपुर। ये जय क्या? आपका जोधपुर। ये क्या? जय क्या? जैसलमेर। ये बी आपका बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 रियासतों का विलय हुआ था। राजधानी आपका जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, महाराज प्रमुख जो बनाया गया था वो था आपका भोपाल सिंह मेवाड़। चौथे चरण से पहले केवल राज प्रमुख बनते थे। सॉरी, चौथे चरण से पहले केवल राज प्रमुख, चौथे चरण में महाराज प्रमुख का पद सर्जित किया गया था आपका, जिसमें पहले जो महाराज प्रमुख बने थे वो भोपाल सिंह, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। प्रधानमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी चरण के अंदर देखो प्रमुख विभागों का वितरण भी किया गया था। न्याय विभाग आपका जोधपुर को दे दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि विभाग आपका भरतपुर को दिया गया, खनिज विभाग आपका उदयपुर को दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो जो आपको बिल्कुल याद रखना है, पहले चरण के अंदर जो आपका प्रधानमंत्री था कौन था, तो आपको बिल्कुल याद रखना, पहले चरण के अंदर आपका जो प्रधानमंत्री था कौन था, बिल्कुल आपको याद रखना, कौन? गोकुल लाल असावा था। कौन था भाई? गोकुल लाल, सॉरी, शोभाराम कुमावत। पहले चरण में शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण में था गोकुल लाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्य लाल वर्मा, चौथे चरण में आपका हीरालाल शास्त्री। पहला चरण का प्रधानमंत्री आपका शोभाराम कुमावत, दूसरा का आपका गोकुल लाल असावा, तीसरा का आपका, तीसरे चरण का जो प्रधानमंत्री था माणिक्य लाल वर्मा, चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री था आपका हीरालाल शास्त्री। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ राज प्रमुख की, पहले चरण के अंदर जो राज प्रमुख बना था वो उदयभान सिंह बना था, दूसरे चरण का भीम सिंह बना था, तीसरे चरण का जो राज प्रमुख बना था वो भोपाल सिंह बना था, और चौथे चरण का जो राज प्रमुख बना था वो मान सिंह बना था। बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। देखो, मत्स्य संघ क्या है? मत्स्य संघ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का 2 तिथि आपको याद रखनी है। एक तो आपका गठन, मत्स्य संघ का जो गठन कब हुआ था, तो ये प्रथम चरण के अंदर हुआ था 18 मार्च 1948। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि अगर पूछ ले मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था, ये तिथि बार बार पूछी जाती है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि विलय और गठन एक ही तिथि है? नहीं, अलग अलग तिथि को हुआ था। 15 मई 1949 को इसका जो विलय हुआ था वो राजस्थान के अंदर हुआ था मत्स्य संघ का। ठीक है, जबकि गठन मैंने आपको बताया 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसके अलावा देखो कन्फ्यूज़न करने वाले सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखो, पहले चरण के अंदर कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ था?
अब अभ्यर्थी का जो सीधा दिमाग जाता है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वो क्या सोचता है कि यार 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है 4 है, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है, 4 नहीं है, कितने 5 इकाइयों का विलय होता है। एक ठिकाना भी था तो निमराना, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा 5। लेकिन अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं 4 के भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, लेकिन ठिकाने को याद नहीं करते। रियासतें 4 रियासतों का विलय हुआ था, अगर इकाइयाँ पूछ ली जावे तो 5 इकाइयों का आपका विलय हुआ था। और अब देखो, अब मत्स्य संघ जो है आपका अब कितने जिलों में हो गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना मत्स्य संघ का दायरा बढ़ गया। अब मत्स्य संघ में आपके 7 जिले शामिल होंगे। मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन करेंगे नए जीके से जोड़कर करेंगे, अगर बदलाव हुआ है तो। फिर कौन से हो गए, तो चार देखो, 4 तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो एक आपका नया जो है कि डीग शामिल हो गया, डीग के अलावा का खेरतल, तिजारा शामिल हो गया, और कोटपुतली, बहरोड शामिल हो गया। तो मत्स्य संघ में आपके कितने जिले होंगे, तो अब 7 जिले शामिल होंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार। राजस्थान में देखो, अब टोटल जिले पहले 50 से 3 जिले और बना दिए नए, ये भी आपको याद रखना। तो कौन कौन से बनाए थे, एक तो आपका कुचामन, दूसरा आपका मालपुरा और एक सुजानगढ़। तो टोटल 53 जिले हो गए राजस्थान के अंदर। ठीक है, और 10 संभाग आपके हो चुके हैं। और हाल ही के अंदर देखो एक नवीनतम नगर निगम की स्थापना भी की गई थी, जो कि अलवर नगर निगम। पहले राजस्थान में 10 नगर निगम थे, अब अलवर नया नगर निगम बन गया, अब 11 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करता हूँ तो देखो 1948 की बात करता हूँ। 1948 में राजस्थान के गठन के 3 चरण हुए। 1949 में राजस्थान का जो गठन है एकीकरण के 2 चरण हुए। एक चरण आपका 1950 में हुआ और एक चरण आपका 1956 में हुआ। तो टोटल 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा देखो, आपको बिल्कुल याद रखना है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के जो राजपुताना प्रांतीय सभा का जो अधिवेशन हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग 117 साल बाद किया था। ठीक है, जबकि ये शब्द एकीकरण के 6ठे चरण में वैधानिक रूप से राजपुताना की जगह प्रयोग में लाया गया। क्या, राजस्थान। राजस्थान जब वैधानिक नाम कब कौन से चरण में रखा गया, तो 6ठे चरण में इसका नाम राजस्थान रखा गया था। ये आपको याद रखना। एक आपका सवाल बनता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो मैं रियासती विभाग की अगर स्थापना की बात कर लूँ तो 5 जुलाई, कब 5 जुलाई 1947 को। बिल्कुल आपको याद रखना, 5 जुलाई 1947 को आपके रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जबकि सचिव जो बनाए गए थे वो वीपी मेनन को बनाए गए थे। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि रियासती के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो पहली रियासत थी वो बीकानेर थी, जबकि एकीकरण पर सबसे पहले विलय होने वाली जो रियासत थी वो अलवर थी। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है, दो अलग अलग फैक्ट हैं। और रियासत के विलय पत्र पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी, तो धौलपुर थी। आपको बिल्कुल याद रखना कौन सी थी, धौलपुर। और धौलपुर के जो शासक थे उदयवान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल आपको याद रखना। और राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कब रखा गया, तो मैंने बता दिया 6ठे चरण में। 6ठा चरण जो है आपका 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। कब, और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसी डिटेल आपको कोई देगा कितनी शानदार व्याख्या के साथ, इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए वाकई में, तो मेरे सेशन को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेहतरीन कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक छात्र के परिरक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है और उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 का जो बिल्कुल, तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 19 इसका बिल्कुल सही आंसर माना आरपीएस ने। जो उत्तर बता रहा हूँ मैं आंसर की के अनुसार बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेझिझक रहना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला कौन सा रहने वाला, तो अपन बिल्कुल देख लेते गाइस। देखो, इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, हिंद स्वराज के जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी। इसके अलावा देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट किताबों की बात करता हूँ आपसे, तो जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना
द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये सरोजनी नायडू की बुक है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अ वायरस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की किताब है। एज ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की किताब है, ठीक है। गाइड ये आर के नारायण की बुक है, किसकी बुक है? आर के नारायण की। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक है। कामसूत्र वात्स्यायन की बुक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की बुक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा मैं अदर फैक्ट की बात कर लूँ तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मदर इंडिया कैथरीन मइयो की है। झांसी की रानी जो बुक है, आपका जो ग्रंथ है, वो वृंदावन लाल वर्मा का है। इसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है, बिल्कुल आपको याद रखना। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। किसका? अमृतलाल नागर का। आधे अधूरे मोहन राकेश की बुक है। किसकी? मोहन राकेश की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की बुक है। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बुक है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिड्रल की बुक है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की बुक है। किनकी? जयशंकर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये महाकवि यानी आपके जो कालिदास है इनकी बुक थी। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की। गीतांजलि आपके रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। आनंद मठ आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का हो जाएगा। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपका कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की बुक है। किसकी? महात्मा गांधी की बुक है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं, तो इसका अपन सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका क्या होने वाला? तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत, पंचमहल दिल्ली, जामा मस्जिद संभल, जामा मस्जिद हिसार। तो छः का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला, बिल्कुल एक तो आपका काबुली बाग मस्जिद, दूसरा आपका जामा मस्जिद संभल। ये दोनों ही जो निर्मित इमारतें हैं ये मुगल बादशाह बाबर की है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला ए और सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है गाइस। ए और सी आपका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसके बारे में देखो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से है, बिल्कुल आपको याद रखना भी चाहिए। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो गाइस, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुगल कालीन जो कला संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता थी, आपको याद रखना कि पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। दोहरा गुंबद होता था इमारतों में। मेहराबों का प्रयोग किया गया था। चार मीनार पद्धति थी। चार बाग पद्धति थी। बहते हुए झरनों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा बाबर कालीन जो इमारतें थी, बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक था, ठीक है। और बाबर को ही चार बाग पद्धति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बाबर ने आराम बाग आगरा के अंदर, बाबर की जो पहली बार दफनाया गया था ना, वो आराम बाग आगरा के अंदर दफनाया गया था, ठीक है। और अंतिम रूप से जो दफनाया गया था वो नूर अफगान बाग बाबू जो कि काबुल में है, वहाँ दफनाया गया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बात किया था कि पानीपत हरियाणा में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करता हूँ आपसे, तो दीन पना नगर की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? तो वो हुमायूं ने करी थी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो दिल्ली में शेरगढ़ नामक जो नगर बसा है, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है, किसने बसाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बसाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का जो आपका मकबरा है वो सासाराम बिहार के अंदर है। कहाँ है? सासाराम बिहार के अंदर आपका मकबरा है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो हुमायूं का मकबरा जो बनाया था वो अकबर ने बनाया था। अकबर के काल की जो पहली इमारत थी ना वो हुमायूं का मकबरा था। आगरा का किला का जो निर्माण 1566 से लेकर 1573 में पूर्ण हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे ना वो कासिम खां थे। कौन थे? कासिम खां, ठीक है। और यमुना नदी के किनारे इसके जो मुख्य दो दरवाजे, एक तो दिल्ली दरवाजा और एक अमर सिंह दरवाजा, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो
आपका फतेहपुर सीकरी जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कब करवाया था? 1569 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये एक पहाड़ी पर इस नगर की नींव डाली गई थी जिसे सीकरी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। गुजरात की विजय के बाद इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। इसका जो वास्तुकार था ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बराहुद्दीन कौन था? बिल्कुल आपको मैं लिख के बता देता हूँ, बरहाउद्दीन, ठीक है। बराहुद्दीन जो था इसका आपका बिल्कुल वास्तुकार था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं अदर फैक्ट की बात कर लेता हूँ। तो गाइज ये अकबर ने अपनी राजधानी भी इसे बनाया था, या अनेक इमारतों का निर्माण भी कराया था। फतेहपुर सीकरी में निर्मित जो इमारतें उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है भाई। विशाल जो राजा के महल थे, राजप्रसाद वो अलग थे, निवास स्थान अलग थे, और कार्यालय अलग थे, और धार्मिक भवन अलग बने हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में की गई थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, अगर सबसे पहले तो देखो मैं प्रजामंडल के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्थान के प्रजामंडल की जो स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों स्थापित की गई है प्रजामंडल? तो रियासती कुशासन और उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी ना उनको ख़त्म करना, और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना, और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये प्रजामंडलों का आपका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा देखो प्रजामंडल से संबंधित जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने और जन जागृति फैलाने का आह्वान भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष भी बने। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जनता के संघर्ष में साथ देना चाहिए, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन का जो संबंध है वो प्रजामंडलों से है, ये भी तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो मैं बीकानेर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको याद रखना, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी आपको याद रखना है। 4 अक्टूबर में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो मग्गाराम वेद संस्थापक थे, ठीक है। और उस समय बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह का शासन था। फिर 1937 में कोलकाता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासी मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य के कार्यकर्ताओं के सहयोग से कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी जो अध्यक्ष थी वो लक्ष्मी देवी आचार्य थी। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बीकानेर जो प्रजा परिषद है इसकी जो स्थापना 1936 में कलकत्ता में करी, तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो रावतमल पारीक के घर 22 जुलाई 1942 को वकील बाबू रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना श्री रघुवर दयाल गोयल को ही बनाया गया था। 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर हत्याकांड बिरबल हरिजन जिसमें शहीद हुए थे, जिसे बिरबल दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ये राय सिंह नगर अब आपका अनूपगढ़ में शामिल हो गया, अब बीकानेर में नहीं रहा, बिल्कुल आपको याद रखना। अब ये आपका कहाँ शामिल हो गया? तो बिल्कुल आपका जो राय सिंह नगर है ये अब अनूपगढ़ जिले में शामिल हो गया, और शहीद बिरबल का संबंध भी आपका अनूपगढ़ से हो जाएगा। विजय सिंह मेहता ने एक बुक लिखी थी नादिरशाही पुस्तक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए, और बीकानेर राज्यों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन सदस्यों में बांटा भी गया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो गाइज 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर हत्याकांड में बिरबल हरिजन शहीद हुए, ठीक है। इसके अलावा मैं अन्य फैक्ट पे बात कर लूँ तो 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर दिवस मनाया गया था। कब? 1933 में आपका पहली बार बीकानेर दिवस मनाया गया। चूरू के स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल और श्री राम मास्टर के सहयोग से सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा में लड़कियों ने पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला आपकी प्रारंभ की गई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और 28 अप्रैल 1947 की मैं बात कर लूँ तो बीकानेर के जो प्रतिनिधि थे एम पन्नीकर को संविधान निर्मात्री सभा में स्थान मिला था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने है, बिल्कुल इसके बारे में अपन देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर
वाले एक सोने के ठोस गोलों को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 cm और 2 cm है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 2.5 cm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो 9 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की विमाएं 5, 3, 4 के समानुपाती है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेमी है, तो घनाभ का आयतन होगा। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1620 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बेड़सा गांव था वो आपका कहाँ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर में था। बेड़सा गांव कहाँ था आपका? डूंगरपुर के अंदर था। अब थोड़ी सी अगर मैं गुरु गोविंद गुरु के बारे में बात कर लेता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गोविंद गुरु का जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर राज्य के बासिया ग्राम एक बंजारे परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और गोविंद गुरु ने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना करी थी। किसकी? संप सभा की स्थापना करी थी। गोविंद गुरु ने भीलों को शराब, मांस, हत्या, लालच, झूठी गवाही से दूर रहने और माता पिता की आज्ञा मानने और एक ही ईश्वर में आस्था की शिक्षा भी दी थी। बिल्कुल आपको याद रखना। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से गुरु गोविंद ने मानगढ़ पहाड़ी को केंद्र बनाया और 1913 में गोविंद गुरु ने भीलों को भोजन पानी के साथ पहाड़ी पर एकत्रित किया, जिसके आसपास जागीरदार डर गए। ठीक है, और इसी कारण आपका मानगढ़ हत्याकांड भी हुआ था। कई भील अंग्रेजी सेना ने गोली भी चला दी थी, तो कई हजार आदिवासी यहाँ मारे गए थे आपके। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो फिर गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। ठीक है, और लेकिन भीलों की प्रतिक्रिया की डर से 20 वर्ष की कैद में इसे बदल दिया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मोतीलाल तेजावत ने भी एक आंदोलन चलाया था। कौन सा? एक ही आंदोलन। ठीक है, और देखो मोतीलाल जो तेजावत थे कौन से ठिकाने, कौन से जागीर के कामदार पद पर थे? तो आपको याद रखना जाडोल। ये सवाल आपका आरएस में भी आया हुआ है। और ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, और आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बिल्कुल, इनका जन्म तो हुआ था मेवाड़ के कोल्यारी गांव में, जबकि कामदार पद कहाँ थे? तो ये जाडोल के जागीर में कामदार पद पर थे। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? ये आपको बताना कि कौन सी राजधानी थी इनकी। तो 12 का जो आपका सही आंसर होने वाला, देखते कौन सी राजधानी इनकी थी। जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर, मेड़ता। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात कर लेता हूँ हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ी सी, तो सबसे पहले मैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताता हूँ। देखो बादामी के जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय और अहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम में भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। सीधा सवाल एग्जाम में छपेगा, इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स ज़रूर तैयार करना। बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा मैं आपके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करें आप। देखो नीलकुंठ, राधनपुर, देवली और करड़ा शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा था। ये सवाल आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा हुआ है और आरपीएससी के द्वारा भी कई बार पूछा हुआ। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में गुज्जरों का उल्लेख मिलता है। अरब यात्री इन्हें जुर्ज कहा करते थे, जबकि अल मसूद ने गुज्जर प्रतिहार को तो अल गुज्जर कहा और राजा को बोहरा कहा करते थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नाग भट्ट को राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षेत्रीय बताया। अभी क्या बताया? विशुद्ध क्षेत्रीय बताया। इसके अलावा स्मिथ, ब्यूलर और हैंडलर ने विद्वानों ने प्रतिहारों को हूणों की संतान बताया। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं अदर फैक्ट की बात कर लेता हूँ, तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना कि हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। भी क्या थी? मंडोर थी। आपको बिल्कुल याद रखना कौन सी राजधानी थी? मंडोर थी। और मुनोत नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहार शासकों की कितनी शाखाएं बताई? ये तो 26 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई? 26। और मारवाड़ में 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र
एक इनका नाम मिलता है आपको रोहिलिद्दी नामक ब्राह्मण ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। हरिश्चंद्र को गुज्जर प्रतिहार का आदि पुरुष भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। रज्जिल ने मंडोर के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। मंडोर के गुज्जर प्रतिहार वंशों की वंशावली रज्जिल से ही प्रारंभ होती है, ठीक है। और गुज्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित में, 28 भौतिकी में, 26 रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हो तो वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तो तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 विद्यार्थी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये सारणी है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 ये आपका रीजनिंग है। 15 का जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, किसे बनाया गया ये आपको बताना है। तो देखो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, उदयभान सिंह था। कौन था? उदयभान सिंह, ठीक है। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में, इनका जो संबंध था बिल्कुल आपको याद रखना धौलपुर से था। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का आपका राज प्रमुख बनाया गया। पहले चरण का जो राज प्रमुख था उदयभान सिंह था। दूसरे चरण का आपका राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को। तीसरे चरण का आपका जो राज प्रमुख बनाया था वो भोपाल सिंह को। चौथे चरण का जो राज प्रमुख बनाया था वो मान सिंह को बनाया था। किसे बनाया था? मान सिंह को, बिल्कुल आपको याद रखना है। मत्स्य संघ पहले 4 जिलों में आता था, अब 7 जिलों में हो गया है। बिल्कुल आपको याद रखना 4 जिला आपकी ट्रिक ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और 3 नए जिले कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और डीग। 7 जिलों में आपका शामिल हो चुका है। ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके सामने है। वंश भास्कर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है उसके बारे में आपको बताना है। तो वंश भास्कर के जो लेखक है वो सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो सूर्यमल मिश्रण की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो इनका जन्म जो हुआ था हरना गांव के अंदर हुआ था, जो कि बूंदी में पड़ता है। 1815 में हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात कर लूँ तो इनका प्रमुख ग्रंथ एक तो आपका राम रंजाट, वंश भास्कर, वल्लभ विलास, छंदमयूख, वीर सतसई, धातु रूपावली, और आपको याद रखना सतीरासो, और एक आपका फुटकर व्यक्ति सवैये, ये इनके ग्रंथ है। आप बिल्कुल आपको याद रखना। वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, राम रंजाट, वंश भास्कर, वल्लभ विलास, छंदमयूख, वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली और फुटकर व्यक्ति के सवैये, ये इनके ग्रंथ हैं। ये इनके ग्रंथ है जो कि आपको याद रखना है। और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में रहा करते थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर अपन देख लेते हैं। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी, इसका आधार का व्यास 28 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1144। अब आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। तो मैं बात कर लूँ, देखो 1857 के समय करौली का जो शासक था वो कौन था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय करौली का आपका जो शासक था वो मदनपाल सिंह था। कौन था? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी, 28 मई 1857, ठीक है। और 1857 की क्रांति का जो अंत हुआ था वो सीकर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सीकर से, आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो 1857 की क्रांति के समय जो राजपूत शासक थे उनके बारे में तो थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। कोटा रियासत में राम सिंह थे, जोधपुर में आपके तख्त सिंह थे, भरतपुर में आपके कौन थे? तो जसवंत सिंह थे, उदयपुर में स्वरूप सिंह थे, जयपुर में राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही में आपके शिव सिंह थे, धौलपुर में भगवंत सिंह थे, बीकानेर में सरदार सिंह थे, करौली में मदनपाल सिंह। टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला थे। कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत में आपके राम सिंह द्वितीय थे, अलवर रियासत में विनय सिंह थे, और जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ रियासत में आपके दलपत सिंह थे। कौन थे? दलपत सिंह। और बांसवाड़ा रियासत में आपके लक्ष्मण सिंह थे, और डूंगरपुर रियासत में आपके उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। बिल्कुल ये जो है सारे आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सिरोही रियासत में जो थे शिव सिंह थे आपके। इसके अलावा देखो मैं पीओ की भी बात कर लेता हूँ कि 1857 की क्रांति में जो पीए थे ना उनके बारे में थोड़ी सी। कोटा रियासत में मेजर बर्टन,
जोधपुर रियासत के मैकमोसन, भरतपुर रियासत के आपके मोरिसन, जयपुर रियासत के आपके ईडन, उदयपुर के आपके शावर्स हो जाएंगे और सिरोही के आपके जेडी हॉल हो जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो एकीकरण के समय जो शासक थे ना उनकी बात भी मैं कर ही लेता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन शासक थे। तो जयपुर में जो शासक थे सवाई कौन थे आपके, जयपुर के अंदर जो शासक थे वो सवाई मान सिंह थे, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। जोधपुर के आपके हनवंत सिंह थे, ठीक है। और बीकानेर के आपके शार्दुल सिंह थे, बीकानेर के आपके कौन थे, शार्दुल सिंह। उदयपुर के आपके महाराणा भोपाल सिंह थे, भरतपुर के आपके ब्रजेंद्र सिंह थे। करौली के आपके गणेश पाल देव थे, किशनगढ़ के आपके सुमेर सिंह थे। जैसलमेर के आपके रघुनाथ सिंह थे। कोटा के आपके भीम सिंह थे। अलवर के तेज सिंह थे। बांसवाड़ा के चंद्रवट सिंह थे। टोंक के अजीजुद्दौला थे। 1857 में वजीरुद्दौला और टोंक में और एकीकरण के समय अजीजुद्दौला। धौलपुर के आपके उदयवान सिंह थे। बूंदी के आपके बहादुर सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। प्रतापगढ़ के आपके अंबिका प्रताप सिंह थे। झालावाड़ के आपके हरिश्चंद्र बहादुर थे। सिरोही के आपके अभय सिंह देवड़ा थे, ठीक है। इसके अलावा शाहपुरा के जो थे राजा सुदर्शन देव थे। कौन थे वे, राजा सुदर्शन देव आपके कहाँ के थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ के थे, शाहपुरा रियासत के थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, सारे मैंने आपको शासक बता दिए हैं, ये शासक भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला कौन सा, बिल्कुल अपन देख लेते हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला वो बिल्कुल कौन सा रहने वाला, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है विग्रह राज चतुर्थ, इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगर देखो मैं बात कर लेता हूँ हल्की सी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनके प्रमुख दरबारी कवि जो थे वो सोमदेव थे, और इनमें स्वयं विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इनकी जो कवि जो खुद इन्होंने लिखा था, कौन सा नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक द्वारा इनके द्वारा लिखा गया था आपका, ठीक है। और सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज आपका नाटक लिखा गया था, ठीक है। और बीसल देव रासों की जो रचना करी थी वो नरपति नाले ने करी थी। हरिकेली नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर है तथा आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय की समाधि पर लिखा हुआ। संस्कृत सरस्वती संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनाए गए जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, इसके बारे में बता चुका। इसके अलावा बिसलपुर बांध की बात कर लेते हैं, तो बिसलपुर बांध ने टोंक जिले में बिसलपुर गांव बसाया था और यही बनास नदी को रोककर एक बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध वर्तमान में केकड़ी जिले में शामिल हो गया, आपको याद रखना कौन से जिले में, वर्तमान में आपका केकड़ी जिले में आपका शामिल हो चुका है। बिसलदेव के पश्चात उसका पुत्र अपर गांगे और पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं, और 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज के निसंतान की मृत्यु होने पर अनुराज के पुत्र सोमेश्वर चौहान का राज्याभिषेक करवाया जाता, जिसका पालन पोषण गुजरात में हुआ था, और इनका जो शासन था 1177 ईस्वी तक था, ठीक है। बिल्कुल ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ तो 21 जो कि आपका मैथ का सवाल है, इसका अगर सही उत्तर होगा तो मैं सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है, तो 22 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 मीनाकारी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, कौन सी, मीनाकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सितंबर 1893, सितंबर 1893 के अंदर। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है, इसका जो सही आंसर होने वाला 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर होना, आर सी अग्रवाल का संबंध बिल्कुल नहीं था। बीबी लाल, बी के थाकर, एम टी खरे, एस पी जैन, कैम श्रीवास्तव, इन सभी का संबंध मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तो आपके ये हो गए, इसके अलावा एस पी जैन और कैम श्रीवास्तव, और इसके अलावा ठीक है आपको याद रखना कि कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी, अमलानंद घोष, इनका संबंध आपका कालीबंगा के उत्खनन से था, बिल्कुल आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं तो हिंदी के कुछ सवाल अपन देख लेते हैं, इनका उत्तर सीधा ही देख लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हम लोग। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, उद्धत और उग्र। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30 आपका डिलीट कर दिया गया, तो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अब आपके इंग्लिश के हो गए, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम न्यू साइकिल रूट्स डैश स्पीड लिमिटेड ऑन सिलेक्शन रूट्स। तो इसमें जो 31 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4, हैव बिन बिल्ट और हैव बिन रिड्यूस्ड। ठीक है। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्टिकरणा। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोरोबोरेट। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशंस फॉर द ब्लैंक। तो इसका जो आप 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 33 का जो 1 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्या था? तो इसमें आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। 35 की मैं बात कर लेता हूँ तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 36 की अगर मैं बात कर लूँ तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा 36 से तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया वापस है। 36 इधर देख लेते हैं। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा वाणी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर से पूछा हुआ है। अभी आपका साइंस का सवाल आ गया था 37 का, मैं सीधा ही आंसर बता रहा हूँ आपको, देख लेना, शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा शंकुंतला। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 का। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है, तो ये जोधपुर में अवस्थित है। ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। कितने चरणों में? आपको बिल्कुल याद रखना, 4 चरणों के अंदर इसका निर्माण आपका हुआ था। और चौथे चरण के निर्माण के अंदर अडानी ग्रुप का योगदान है। आगे आप 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 40 का जो राइट आंसर है 11 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सोडियम सल्फेट डीडवाना, कांच ग्लास धौलपुर, उर्वरक गढ़ेपान और वाटर मीटर आपका भिवाड़ी। तो 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल चौथा जो है ना, बिल्कुल सुमेलित नहीं। वाटर मीटर आपके जयपुर के अंदर फेमस है। ठीक है, जयपुर में मिलते हैं, बाकी सब आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो 42 का जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 1, एप्सिक अम्ल। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी मुद्दों पर। शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफ़ायती लागत, सार्थकता, उत्पादकता और संरक्षण। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2024 के अंदर। कब? 2024 में। शानदार सवाल था, एक करंट से पूछा गया लेकिन अच्छा सवाल आपका था। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कीटोन। फिर ये आपके राजस्थान जी के आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BWSW, BS, KW, CWG, AW। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैप से मैं आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको बता दूं तो देखो, ये आपकी अरावली को पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटो, शुष्क रेतीला और अर्ध शुष्क। शुष्क रेतीला में जो पाया जाता है आपका क्या? BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क में जो पाई जाती है BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और आपका ये हाड़ौती का पठार, नीचे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आपका सिरोही का जो माउंट आबू, यहाँ आपकी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। जबकि पूर्वी मैदान में जो बच गई आपकी CWG प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है। कोपेन का जो आपका जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार था वो वनस्पति था भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंकी पॉक्स के वायरस के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर में स्थापित की गई है। शैक्षणिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो 48 का अपन सही उत्तर देख लेते गाइस। बिल्कुल, बजट निर्माण भी है, आलेखन भी है, निर्णयन भी है, नियंत्रण भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चौथे खेलो इंडिया यूथ में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 32 पदक जीते थे। कितने? 32। करंट का सवाल है आपका। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, दूसरा स्थान मिला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण विशेषता नहीं है? तो 51 की अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल देखो, ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक मात्र, ये नहीं है आपका। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, जो अब RSCRT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना दिन और वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? 53 का अगर मैं बताऊं आपको सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 11 नवंबर 1978। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 नाटक महाबली के लिए। RT अधिनियम 2019 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 55 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से। आगे बढ़ते हैं गाइस। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन सही आंसर देखते गए। इसका जो सही आंसर होने वाला 56 का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। शहरी जनसंख्या तो 24.9% है, ग्रामीण जनसंख्या की 75.1% है। बिल्कुल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी नहीं थी? तो 57 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना आपको, ठीक है। तो 58 को अपन सूची 2 से सूची सम्मिलित कर लेते हैं पहले अच्छे से। एक तरफ आपके राज्य, एक तरफ आपकी विधानसभा सीटें, और इसका जो सही आंसर रहने वाला क्या रहने वाला, तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं। देखो, कर्नाटक में जो लोकसभा सीटें कितनी है, तो आपको याद रखना 28 है, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अंदर जो लोकसभा सीटें है 25 है आपकी। कितनी है? 25 है। गुजरात के अंदर जो लोकसभा सीटें आपकी 26 है, ठीक है। और उड़ीसा के अंदर आपकी जो लोकसभा सीटें है वो 21 है। बिल्कुल आपको याद रखना। कर्नाटक की 28 है, आंध्र प्रदेश की आपकी कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की आपकी 25 है, गुजरात की आपकी 26 है, उड़ीसा की आपकी 21 है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला, बिल्कुल देखो मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने प्रशिक्षण किया है? तो अग्नि 4 क्या है? तो अग्नि 4 जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर के अंदर आपका तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये क्या होता है? हवा की वजह से इनकी जो आकृति बन जाती है ना, वो तारानुमा बन जाती है, ऐसा बन जाती है, यानी स्टार की तरह बन जाती है, इसलिए इसे तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल 33। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी, ये नहीं है। बाकी पंचमढ़ी भी है, कच्छ भी है, पन्ना भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW
का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा AHEJOL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। कितना है ये बता दीजिए। तो 994 प्रति हजार पुरुष, यानी ये महिलाओं की संख्या है प्रति हजार पुरुषों पर 994 आपको बिल्कुल याद रखना। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाली का है 1003। जबकि शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है आपका टोंक का है। किसका? टोंक का है 985। कितना है? 985 बिल्कुल आपको याद रखना है। शिशु लिंगानुपात राजस्थान का जो 888 है। कितना है? 888 है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सबसे न्यूनतम जो है गंगानगर का है और सब सर्वाधिक जो है आपका किसका है? बांसवाड़ा का है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 67 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सीधा ही गलत कथन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 कथन गलत है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो 68 के अगर मैं कहूँ तो कौन सा कथन असत्य है? ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये ही आपका गलत है, बाकी सारे सही है। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व परिवर्तित कर दिया गया। ये अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जिले के अंदर है। अब राजस्थान में टोटल देखो आपके 5 टाइगर रिजर्व हो गए। 5वां जो टाइगर रिजर्व बना हाल ही के अंदर, ठीक है, करौली धौलपुर, हाल ही के अंदर बना कौन सा? करौली धौलपुर। जबकि 6ठा टाइगर रिजर्व भी आपका तैयार है। कौन सा? आपको बिल्कुल याद रखना, कुंभलगढ़, जिसको मंजूरी मिल चुकी है अभी तक, और जल्द ही ये 6ठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है राजस्थान का। तो राजस्थान में कुंभलगढ़ बनने के बाद 6 हो जाएंगे, वर्तमान में आपके 5 हैं। आगे बढ़ते गाइस। राजस्थान में 2019 में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती। कहाँ सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक भेड़ें आपकी कहाँ पाई जाती है आपको उत्तर बताना है। तो 70 का जो आपका अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती। कहाँ? बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है। अब देखो सबसे मैं बात कर लेता हूँ, बाड़मेर में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे न्यूनतम भेड़ें राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? तो आपके बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में, ठीक है। जबकि भेड़ों की प्रमुख नस्लों की मैं बात कर लूँ तो मगरा, मारवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक तो मगरा भेड़ जो है ना, जिसे बीकानेरी चोखला कहा जाता है और चक्री भेड़ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी है एक तो चोखला भेड़ है जिसे छापर भेड़ या शेखावटी भेड़ कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि चोखला भेड़ की जो ऊन होती है ना वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ सोनाड़ी भेड़। सोनाड़ी भेड़ जिसे चनोत्र भेड़ भी कहते हैं, ये चरती है ना तब इसके कान जमीन को छू जाते हैं। ये सर्वाधिक पाई जाती है बूंदी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो देखो आपको जैसलमेरी भेड़ याद रखनी, जो कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आपकी खेरी भेड़, जो कि जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। ये भेड़ सफ़ेद ऊन के लिए फेमस है। बागड़ी भेड़, जो कि आपके अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। बागड़ी भेड़ का जो मुंह होता है बिल्कुल काला होता है। मालपुरा भेड़, जो कि टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर जिले में मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखना। पोंगल भेड़ आपकी जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। और नाली भेड़ जो आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ भेड़ से रिलेटेड। तो लरड़ी, गाडर और गारो ये भेड़ का उपनाम है आपको। ईव या उर्णी, मादा भेड़ का जो बच्चा होता है उसे ईव या उर्णी कहा था। उर्णियों, नर भेड़ जो होती है ना, यानी भेड़ का जो बच्चा होता है नर भेड़, उसे उर्णियों कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला आपका जोधपुर है। राजस्थान में सबसे कम ऊन उत्पादन करने वाला जिला आपका झालावाड़ है। और अविका पाल जीवन रक्षक योजना का जो संबंध भेड़ पालकों से है, कब चलाई गई थी? 2004-05 में शुरू की गई थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो विश्नोई संप्रदाय जो है ना आपका राजस्थान में
ये जो जाति है भेड़ नहीं पालते, बिल्कुल भेड़ से दूर रहते हैं। इसके अलावा भेड़ संस्थान की मैं बात कर लूँ तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर मालपुरा तहसील टोंक में पड़ता है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपका जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ये पहले मालपुरा तहसील में पड़ता था, अब मालपुरा नया जिला बन गया। तो देखना, याद रखना आपको, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान आपका मालपुरा जिले में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर के अंदर है और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी बीकानेर के अंदर है। तो ये भेड़ से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। तो घाघरोन का किला भी है, ठीक है, जयपुर का परकोटा भी है, ठीक है, कुंभलगढ़ भी, हल्दी घाटी नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को 2013 के अंदर शामिल किया गया था, उसमें कौन कौन से थे तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी एक ट्रिक है, जैसे आप जानते भी होंगे, गाजर चीकू आम। कौन सा? गाजर चीकू और आपका आम। गाजर चीकू आम। घा से घाघरोन, जैसे जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आपका आमेर हो जाएगा। इसके अलावा जयपुर परकोटा भी शामिल कर लिया गया, जंतर मंतर को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 72 का देख लेते। सही सुमेलित करना, एक तरफ उद्योग एक तरफ अवस्थिति आपको दे रखी है, इसको सही सुमेलित करते हैं अपन। कौन सा है? 72 का क्वेश्चन है आपका, इसको सही सुमेलित करते हैं। देखो, लीलैंड ट्रैक फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ स्थित है? तो लीलैंड ट्रैक फैक्ट्री जो है आपकी बिल्कुल धौलपुर में स्थित है। कहाँ है? धौलपुर में। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड जो है आपका कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपको याद रखना कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा के अंदर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ स्टेट टैंडरीज लिमिटेड जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आपका जो पड़ता है अलवर के अंदर पड़ता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो 73 का अपन उत्तर देख लेते गाइस। जो 73 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल NCERT, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करना। तो अपन सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। एक तरफ देख लेते क्या क्या कथन आपके दिए हुए हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 542 है। लोकसभा राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है। लोकसभा के आरक्षित क्षेत्रों में 131, जिसमें से 83 अनुसूचित जातियाँ और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो 75 का जो आपका राइट आंसर है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी ही कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो ए वाला आपका सही है, ठीक है, यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। दूसरा आपका लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ये दो कथन आपके बिल्कुल सही है, बाकी बी और डी कथन जो आपका बिल्कुल गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो पूरे 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ। इस सेशन को आप शेयर ज़रूर करें, ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए ही की है। तो आप अपने मित्रों से शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथी जो मुझसे जुड़े हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।